Hello friends, first of all I would like to introduce myself. I am Professor O.P. Gupta. Friends, today we are going to learn programming structure in C. I am going to teach you C language regarding BC syllabus. BC syllabus के अंदर प्रोग्रामिंग करते टाइम C लैंग्वेज में प्रोग्राम का स्ट्रक्चर फ्रेंड्स किस तरह से बनाया जाता है। फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के 3 पार्ट होते हैं, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, कंडीशनल स्ट्रक्चर और लूप स्ट्रक्चर। सी लैंग्वेज में फ्रेंड्स जो प्रोग्राम बनाते हैं उनके केवल ये 3 ही स्ट्रक्चर होते हैं। तो वन बाय वन हम लर्न करेंगे फ्रेंड्स कि BCA में आप जब प्रोग्राम करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर तो प्रोग्राम के अंदर आप कोडिंग किस प्रकार से करेंगे। तो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप इसको गौर से देखिए कि हम प्रोग्राम किस तरह से बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, हाउ टू फ्रेम प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज यूजिंग सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। देखिए फ्रेंड, इसको एक प्रोग्राम से समझते हैं कि सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। देखिए, पहले समझेंगे सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्या है। फ्रेंड, प्रोग्राम्स के अंदर सी लैंग्वेज जो प्रोग्राम बनाते हैं आप, प्रोग्राम के अंदर जितने भी आपके स्टेप्स होंगे, ऑल स्टेप्स विल एग्जीक्यूट सीक्वेंशली वन बाय वन इज कॉल्ड सीक्वेंस स्ट्रक्चर। देखिए फ्रेंड, पहले जैसे सपोज प्रोग्राम के अंदर आपके ये 4 लाइंस लिखी हुई हैं, तो फ्रेंड्स सीक्वेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा, सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर देखिए ये सभी स्टेटमेंट वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगे, वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगे। कोई भी स्टेटमेंट, नो वन स्किप, कोई भी स्टेटमेंट स्किप नहीं होगा फ्रेंड, सभी स्टेटमेंट वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगे। अब इसको एक प्रोग्राम से समझते हैं फ्रेंड कि कैसे ये स्ट्रक्चर काम करता है। देखिए, सी लैंग्वेज में प्रोग्राम के लिए सबसे पहले मेन फंक्शन का यूज किया जाता है। ये प्रोग्राम के बिगिनिंग को इंडिकेट करता है। प्रोग्राम के बिगिनिंग के लिए आपको मेन फंक्शन का यूज करना पड़ता है। मेन फंक्शन, एक एक स्टेप को समझिए फ्रेंड कि सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को कैसे कोडिंग करते हैं, कैसे प्रोग्राम को राइट करते हैं। तो सी लैंग्वेज में प्रोग्राम के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स मेन फंक्शन लिखा जाता है। मेन फंक्शन के बाद देखिए ओपनिंग ब्रेस का यूज करते हैं और उसके बाद तुरंत वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। एक छोटा सा प्रोग्राम बना के बताता हूँ आपको मैं। देखिए, ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर a,b,c। देखिए, ये स्टेटमेंट है, इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल की घोषणा करना। देखिए फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग टॉप डाउन अप्रोच में चलती है, टॉप डाउन से लेकर बॉटम तक चलता है। तो टॉप में आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, जिन वेरिएबल का यूज फर्दर प्रोग्राम के अंदर होगा। तो सी लैंग्वेज के अंदर हमें पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि हमको कौन कौन से वेरिएबल अज्यूम करके चलने हैं। सपोज मुझे 2 वैल्यू को ऐड करना है, तो फ्रेंड मैंने 2 वैल्यू को ऐड करने के लिए 2 वेरिएबल लिए a और b। इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट करने के बाद मैं इसको ऐड करके सी वेरिएबल में स्टोर करूंगा, इसलिए मुझे 3 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड, सी लैंग्वेज में कंपलसरी होता है कि जिन वेरिएबल का यूज प्रोग्राम के एंड तक होगा उसको आपको पहले ही सोचना पड़ता है। इसलिए ये एक तरह से सी लैंग्वेज का ड्रॉबैक है, इसलिए C++ और जावा का यूज किया जाता है। उसमें ऐसा नहीं होता फ्रेंड, वो बॉटम अप लैंग्वेज होती है, बॉटम अप, और सी लैंग्वेज है टॉप डाउन अप्रोच पे काम करती है।
आपको टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक जाना पड़ता है। अब देखिए आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब फ्रेंड अब इनके अंदर हमको वैल्यू स्टोर करेंगे। देखिए वैल्यू स्टोर करने के 2 तरीके हो सकते हैं। देखिए एक तो आपने लिख दिया a = 5 b = 6। ये देखिए ये जो वैल्यू स्टोर की है आपने ये कहलाएंगी कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू जो कि फ्रेंड क्या होगी, फिक्स वैल्यू होगी। यहाँ आपने वैल्यू को फिक्स कर दिया है तो कंप्यूटर हमेशा इसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट जनरेट करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि प्रोग्राम को रन करते टाइम कंप्यूटर आपसे पूछे इनपुट को, आप इनपुट को एंटर करें और आपके दिए गए इनपुट के अकॉर्डिंग प्रोसेस हो और रिजल्ट आए, तो इसके लिए फ्रेंड हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो मैं इसमें स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करके बता रहा हूँ फ्रेंड। देखिए इसके लिए हमको स्कैनफ यूज करना होगा। देखिए 2 फंक्शन होते हैं printf। पहले printf को समझेंगे। printf तो printf में लिख रहे हैं हम एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमको a एंड b की वैल्यू को क्या करना है फ्रेंड्स, इनपुट करवाना है। कंप्यूटर के अंदर इसको इनपुट करवाना है। उसके लिए देखिए printf क्या है फ्रेंड, आपके देखें printf क्या है, सी लैंग्वेज में एक आउटपुट फंक्शन है जो आउटपुट के काम आता है। अब हमें इनपुट करवाने के लिए फ्रेंड स्कैनफ यूज करना होगा। स्कैनफ %d अभी बताऊंगा आपको %d क्यों लगाया हमने। %d कॉमा एंड a कॉमा एंड b। देखिए पहले इसको समझिए फ्रेंड कि स्कैनफ क्या होता है। स्कैनफ देखिए एक इनपुट फंक्शन होता है, ये इनपुट करवाने के काम आता है। तो बेसिक बात समझिए, अगर हमको प्रोग्राम के रन करते टाइम कंप्यूटर से वैल्यू इनपुट करवानी है कि कंप्यूटर उस वैल्यू को टेक ओवर करते हुए प्रोग्राम को प्रोसेस करे और आपको रिजल्ट दे, तब आपको इनपुट फंक्शन स्कैनफ यूज करना होगा। अब फ्रेंड ये समझिए इसके अंदर हमने %d और %d का यूज क्यों किया है। रीजन क्या है, देखिए हर एक टाइप का एक फॉर्मेट होता है फ्रेंड। तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपने फ्रेंड इंटीजर लिया है, देखिए यहाँ समझिए, तो हमको उसका फॉर्मेट %d लेना होता है। अगर फ्रेंड हमने फ्लोट लिया है तो हमको %f यूज करना होता है। ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट होते हैं वेरिएबल के टाइप के अनुसार। देखिए फ्रेंड ये जो लिखा है हमने इंटीजर फ्लोट, ये क्या है, डेटा टाइप, कि डेटा का टाइप क्या होगा, और ये है फ्रेंड्स डेटा का फॉर्मेट। तो इसका फिक्स फॉर्मेट होता है फ्रेंड कि अगर इंटीजर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो आपको %d यूज करना होगा। अगर आपने फ्लोट लिया है %f करना होगा। अगर आपने कैरेक्टर लिया है तो आपको CHR लिखेंगे, %c करना होगा। अगर आपने स्ट्रिंग लिया है %s करना होगा। इसी तरह से फ्रेंड सभी के अलग अलग फॉर्मेट हैं। जब हम डिटेल में इसको समझेंगे डेटा टाइप को, तब मैं आपको सभी का फॉर्मेट 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी आप समझिए यहाँ पर कि ये %d हमने क्यों लिया है, क्योंकि देखिए a का टाइप क्या है, इंटीजर, और इसका टाइप भी क्या है, इंटीजर। तो अब देखिए कि दोनों का टाइप इंटीजर है, इसलिए हमने %d लिया है। तो आप देख रहे हैं प्रोग्राम को हमने मेन से स्टार्ट किया, फिर देखिए वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर हमने मैसेज के लिए printf यूज किया, एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। उसके बाद देखिए हमने इनपुट के लिए स्कैनफ यूज किया। देखिए अब स्कैनफ क्या काम करता है, अभी समझेंगे स्कैनफ का क्या रूल है, प्रोग्राम के अंदर स्कैनफ क्या काम करता है। तो देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि स्कैनफ करता क्या है। जैसे प्रोग्राम को रन करेंगे फ्रेंड, स्कैनफ क्या करेगा, प्रोग्राम को रोक देगा। पहला फंक्शन देखिए, स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक देगा।
मतलब प्रोग्राम को रन करने से रोक देगा। अब फ्रेंड्स ये समझना है इसने प्रोग्राम को क्यों रोका, रोकने का रीजन क्या है। सेकंड नंबर देखिए, डिमांड वैल्यू फॉर वेरिएबल्स, वेरिएबल के लिए वैल्यू डिमांड करेगा। देखिए फ्रेंड, जब ये फंक्शन, जब ये एग्जीक्यूट होगा, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तब क्या होगा कि आप देखिए ये वैल्यू की डिमांड करेगा, और वैल्यू की डिमांड करने पर ये आपको वैल्यू मांगेगा कि आपको सी लैंग्वेज में इसके लिए आपको वैल्यू इनपुट करना होगा, और वैल्यू इनपुट करेंगे। देखिए इसको, अब यहाँ पर ये प्रोग्राम को रोक देगा और आपसे वैल्यू की मांग करेगा। अब वैल्यू आपने इनपुट कर दी यहाँ पर, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपने यहाँ पर प्रोसेस किया है C = A+B सेमीकोलन, ये एक स्टेटमेंट है। फ्रेंड, जो भी आपने वैल्यू इनपुट की है A एंड B की, कंप्यूटर क्या करेगा, उस एड्रेस से वैल्यू को उठाएगा और दोनों को ऐड कर C वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब फ्रेंड क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए मैंने आपको बताया अभी printf यूज करते हैं, printf %d, C, और ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया है। अब इस प्रोग्राम को समझेंगे कि इस प्रोग्राम को हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं। देखिए, सीक्वेंस स्ट्रक्चर इसलिए बोल रहे हैं फ्रेंड, देखिए मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर वो प्रोग्राम होता है जो प्रोग्राम के 1 बाय 1 सभी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, कोई भी स्टेटमेंट स्किप नहीं होता है। तो देखिए, जब ये प्रोग्राम को रन करेंगे, सबसे पहले ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, वेरिएबल डिक्लेयर होगा, मैसेज प्रिंट होगा, फिर आपसे इनपुट किया जाएगा, फिर आपके दोनों वैल्यू को ऐड किया जाएगा, फिर प्रोग्राम को वैल्यू को C को प्रिंट किया जाएगा, फिर प्रोग्राम का ये एंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या इसमें कोई ऐसा स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है जो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा हो? इसमें ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। इसी को बोलते हैं फ्रेंड सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर का मतलब है कि प्रोग्राम का सीक्वेंस में 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन होगा, एक एक करके सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, कोई भी स्टेटमेंट एस्केप नहीं होगा। इसी को बोलते हैं सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। सेकंड नंबर देखिए फ्रेंड, सेकंड नंबर करने जा रहे हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर। कंडीशनल, जैसे नाम दिया है फ्रेंड, कंडीशनल जैसे नाम है इसका, उसी तरह का इसका काम है। कंडीशनल मतलब स्टेटमेंट, उसको नोट करिए, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू कंडीशन। देखिए फ्रेंड, यहां पर कंडीशन स्ट्रक्चर में क्या कर दिया हमने, कंडीशन को ऐड कर दिया है। अभी हमने प्रीवियस प्रोग्राम में किया, आपके सामने अभी भी लिखा हुआ है, इसमें कोई कंडीशन नहीं थी, इसमें सभी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होना था, इसलिए इसको कह रहे हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर। कंडीशन में क्या है फ्रेंड, कंडीशन स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, इसमें सभी स्टेटमेंट 1 बाय 1 एग्जीक्यूट नहीं होंगे, जो कंडीशन ट्रू होगी वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तभी क्या लिखा है, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब इसको एक प्रोग्राम से समझेंगे तब आपको क्लियर होगा। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपके लिए। देखिए फिर मेन लगा रहे हैं, आपको पता है स्टार्टिंग के लिए मेन लगाते हैं। मेन प्रोग्राम एक स्टार्टिंग प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है। उसके बाद देखिए हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं int a, b। सपोज फ्रेंड्स हम ये चाहते हैं कि दो वैल्यू जो हम इनपुट करें a और b, और हमें ये डिस्प्ले करवाना है विच इज लार्जेस्ट, a इज लार्जेस्ट और b इज लार्ज। बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है, दोनों में से हमको डिस्प्ले करना है कि कौन सी वैल्यू लार्जेस्ट है।
तो देखिए उसी को फॉलो कर रहे हैं इसको। तो हमें दोनों वैल्यू को पहले क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इनपुट करवाना होगा। इसके लिए पहले हम मैसेज कर रहे हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो फ्रेंड हमको पहले क्या करना होगा, ए और बी की वैल्यू को इनपुट कराना होगा। इसके लिए देखिए फिर मैंने स्कैनएफ यूज किया है, स्कैनएफ परसेंटेज डी एंड ए कॉमा एंड बी। अभी हमने डिस्कस किया था, सेम वही है कि हमको वैल्यू को इनपुट कराना है। अब देखिए लॉजिक अब आता है, दो वैल्यू आपकी इनपुट हो चुकी हैं, अब आपको लॉजिक लगाना है। अब आपने लिखा फ्रेंड इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहां प्रिंट हो जाएगा प्रिंट एफ ए इज लार्जेस्ट वैल्यू, ए इज लार्जेस्ट वैल्यू सेमीकोलन। फिर देखिए हमने एल्स लगाया, प्रिंट एफ बी इज लार्जेस्ट वैल्यू, और ये प्रोग्राम आपका क्लोज हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रोग्राम के अंदर कंडीशनल स्ट्रक्चर का यूज किया गया है। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनपुट किया, अब यहाँ देखिए ये कंडीशन लगा दिए। कंडीशन देखिए फ्रेंड कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तब तो क्या होगा फ्रेंड, ये एग्जीक्यूट होगा, लिख दिया है देखिए। अगर ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो आप देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर दोनों स्टेटमेंट नहीं आ सकते हैं, या तो ए लार्जेस्ट होगा या बी लार्जेस्ट होगा। इसको प्रोग्राम से आपको वैल्यू इनपुट करके बताता हूं। देखिए सपोज मैंने ए में 7 इनपुट किया और बी में मैंने 4 किया, तो देखिए ए ग्रेटर देन बी, वैल्यू के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स क्या होगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होने पे ये डिस्प्ले हो जाएगा ए इज लार्जेस्ट, और प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूं फ्रेंड, अब इसको मैंने 3 कर दिया, इसको 9 कर दिया, तो देखिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और तब क्या आ जाएगा, बी इज लार्जेस्ट। तो फ्रेंड्स आपने समझा कि इसमें स्टेटमेंट कंडीशन के अनुसार एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो आपने डेफिनेशन समझा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड कंडीशन। हमने पिछली बार देखा कि सीक्वेंशियल में सभी 1 by 1 प्रोसेस होते हैं, और यहाँ देखेंगे हम स्टेटमेंट कंडीशन के अनुसार एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर। अब फ्रेंड हम थर्ड करने जा रहे हैं, तीसरा स्ट्रक्चर। देखिए सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम करने के केवल एंड केवल 3 स्ट्रक्चर होते हैं, सीक्वेंस स्ट्रक्चर, कंडीशन स्ट्रक्चर और लूप स्ट्रक्चर। अब फ्रेंड हम समझने जा रहे हैं थर्ड वन इज लूप स्ट्रक्चर, कि लूप स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए वी आर गोइंग टू लर्न लूप स्ट्रक्चर। लूप स्ट्रक्चर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है लूप स्ट्रक्चर। देखिए लूप स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले लूप को समझेंगे कि लूप क्या होता है। देखिए लूप का मतलब होता है फ्रेंड रिपीटिशन। रिपीटिशन, किसी चीज को रिपीट करना, रिपीटिशन, रिपीट करना, रिपीटली, रिपीटेडली, रिपीटेडली किसी चीज को प्रोसेस करना। कोई फंक्शन, कोई भी स्टेटमेंट अगर एक से अधिक बार रिपीट हो रहा है तो उसी को बोलेंगे लूप स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स इसका पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझिए। सपोज आप कोई स्टेटमेंट को एक से अधिक बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तब उस स्टेटमेंट को आपको किसी लूप के अंदर यूज करना होगा। लूप कैसे काम करता है, पहले उसके बेसिक पार्ट को समझिए। देखिए लूप के लिए 3 बातें होती हैं। देखिए लूप में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है इनिशियलाइजेशन, आप लिख लीजिए इसको, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब आरंभिक वैल्यू। जैसे मैंने दे दिया फ्रेंड i = 1, ये हो गया इनिशियलाइजेशन।
सेकंड देखिए टेस्ट कंडीशन लगानी होगी हमको। कंडीशन लगा दिया i लेस देन इक्वल टू 10। थर्ड देखिए इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, आपको वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होगा। जैसे कर रहे हैं i इक्वल टू आई प्लस 1 या कर रहे हैं i इक्वल टू आई माइनस 1। देखिए इसमें इंक्रीमेंट का क्या मतलब रोल है फ्रेंड्स, कि आपने इनिशियली i कितना लिया 1, आप चाहते हैं ये i की वैल्यू 10 तक जाए। जब तक i की वैल्यू 10 तक रहे तब तक आप उस स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। जैसी i की वैल्यू 11 हो जाएगी तब रिपीटेशन आपका स्टॉप हो जाएगा। क्लियर हो गया फ्रेंड्स सभी को? आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूं। आपको कहा गया कि किसी ग्राउंड के आपको राउंड लगाने, अब कितनी बार लगाने हैं सर वो आपको नहीं बताया गया। आपको अगर कह दिया गया कि आपको 10 राउंड लगाने हैं तो आप 10 राउंड लगाकर रुक जाएंगे। आपको कहा गया जब विसिल बज जाए तब आपको राउंड लगाना रोक देना है। तो आपके लिए लूप क्या हो गया, जब तक विसिल नहीं बजेगी तब तक आपको राउंड लगाने पड़ेंगे। फ्रेंड्स उसी तरह का कंसेप्ट है कि मैंने स्टार्ट कर दिया i इक्वल टू 1, कंडीशन दे दिया और मुझे इस लूप को 10 बार चलाना है। तो आप फ्रेंड समझे कि किसी स्टेटमेंट को अगर एक से अधिक बार चलाना हो, अब आपको सवाल उठेगा फ्रेंड कि फिर हमें लूप की ज़रूरत क्या है। देखिए फ्रेंड, अगर ये लूप स्ट्रक्चर नहीं होगा तो आपको उस स्टेटमेंट को 10 बार लिखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, तब आपको क्लियर होगा। देखिए जैसे सर ने कहा, किसी ने कहा आपको कि आपको 100 से लेकर 110 तक 110 तक आपको स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो आप देखिए इसके लिए फंक्शन यूज करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, SQRT यूज करेंगे, 100 के लिए करेंगे, फिर आप 101 के लिए करेंगे, ऐसे करके आप उसको 110 का यूज करेंगे। फ्रेंड्स देखिए कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। आप इस स्टेटमेंट को सी लैंग्वेज में आपको 11 टाइम्स तक लिखना पड़ेगा। लेकिन आपको अब लूप के बारे में पता चल गया है, तो अब मैं आपको लूप में समझा रहा हूँ कि लूप में इसको एक बार लिखकर कैसे काम चला लेंगे। तो देखिए हम ये स्क्वायर रूट का फंक्शन करने जा रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए प्रोग्राम से समझेंगे। मेन, अब वेरिएबल देखिए, वेरिएबल के लिए फ्रेंड हमको वेरिएबल कोई i लेना पड़ेगा लूप चलाने के लिए i, और मुझे सपोज स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए मुझे एक वैल्यू इनपुट करवानी होगी और मुझे स्क्वायर रूट किसी में स्टोर करना पड़ेगा। तो मैंने उसके लिए s ले लिया। और प्रॉब्लम क्या है मुझे कि 100 से लेकर 110 तक मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए इसके लिए हम एक लूप चला रहे हैं, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस। इसको समझिए। देखिए i को क्या माना फ्रेंड्स, हमने 1 मान लिया और लूप कितने बार चलेगा, 1 से लेकर 10 तक। और i में इंक्रीमेंट क्यों किया है कि अभी i की वैल्यू 1 है, अगली बार क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, अगली बार 3 हो जाएगी। इस तरह से वो जब 10 हो जाएगी, जब 11 हो जाएगी तब आपका लूप ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे प्रोसेस करेंगे। ये ओपनिंग ब्रेस लिखा आपने और यहाँ लिखा आपको किसी वैल्यू को प्रोसेस करना है। सपोज मुझे 1 से लेकर 10 तक ही निकालना है स्क्वायर रूट, तो मैं इसको ही यूज कर सकता हूँ। देखिए s इक्वल टू SQRT ब्रैकेट में दे दिया i सेमीकोलन। तो देखिए कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और उस 1 के स्क्वायर रूट को यहाँ पर s में स्टोर कर दिया जाएगा और हम उसको प्रिंट कर लेंगे। मैंने इसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट एफ स्क्वायर रूट
इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा एस। तो देखिए यहाँ पर अभी i में वैल्यू 1 है फ्रेंड, और i में वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट किस में स्टोर हो जाएगा, s में हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी किसकी, 1 की। अब यहाँ पर हमको 1 का स्क्वायर रूट मिल चुका है, लेकिन मुझे अब अगली वैल्यू क्या कंसिडर करनी है फ्रेंड, 2 कंसिडर करनी है i की वैल्यू। तो देखिए i इक्वल टू आई प्लस 1 यूज कर रहा हूँ। तो देखिए i इक्वल टू आई प्लस 2 करने से क्या हो जाएगा, 1 करने से i की वैल्यू क्या हो गई फ्रेंड, 2 हो गई। i की वैल्यू 2 हो गई है, तो देखिए ये क्या होगा कि इस कंट्रोल को वापस पीछे लेके जाएगा। अब फ्रेंड i की वैल्यू क्या हो चुकी, 2 हो चुकी है। तो देखिए स्क्वायर रूट i में क्या आ गया, 2 आ गया। अब आंसर किसका आएगा, 2 का आ जाएगा। इस तरह से देखिए i 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी फ्रेंड जब देखिए i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। तो देखिए कंडीशन क्या लगी हुई है, i लेस देन इक्वल टू 10। जैसे ही i की वैल्यू 11 होगी कंडीशन क्या हो जाएगी फ्रेंड, फॉल्स हो जाएगी, और ये लूप का रिपीटेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट देखिए कि हमको लूप का क्या बेनिफिट मिला। अभी मैंने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर इसको लूप में नहीं लिखते आप, तो आपको इस वैल्यू को, इस फॉर्मूले को 11 टाइम्स तक लिखना पड़ता। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको ऐसे लिखना पड़ता, SQRT1 SQRT2 ऐसे लिखना पड़ता। आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्रेंड हमने केवल एक बार लिखा है, लूप क्या कर रहा है, इसी को बार बार रिपीट कर रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। जब तक आपका वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप चलता रहेगा। इसी को कहते हैं लूप स्ट्रक्चर। फ्रेंड जो बड़े लेवल के प्रोग्राम होते हैं सी लैंग्वेज में, काफ़ी बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं, उनके अंदर कंडीशनल स्ट्रक्चर और लूप स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है। नाउ आई एम रैप अप माई क्लास। मैं अभी क्लास को कंक्लूड करने जा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइव क्लास। रेगुलर हम इसी तरह से सी लैंग्वेज की प्रोग्राम के नए नए कंसेप्ट को लर्न करेंगे। BCA की क्लास को लेते हुए मुझे 20 ईयर्स हो गया है, 22 ईयर्स। मैं डिफरेंट कॉलेजेस की, इंजीनियरिंग कॉलेज, B6 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। मेरी इन लैंग्वेज के अंदर मास्टरी है, तो मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट टू बेस्ट सर्वाइव करूँगा जिससे आपका स्कोर अच्छा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।